Hello everyone, I Samish Fale welcome you all in the course that is Thermal Engineering for 3rd SEM Diploma in Mechanical Engineering. In this course, we already started with our first chapter that is Fundamentals of Thermodynamics, and today we will discuss our next topic that is Carnot cycle. So, before starting with today's topic, let us discuss what we have learned in the previous lecture. In the previous lecture, we have studied the equivalence of Kelvin Planck and Clausius statement. After that, we had seen the concept of reversible and irreversible process, and finally, we had learned the factor which makes the process irreversible. So let's start with today's topic. Our today's topic is Carnot cycle. So we have learned the different laws of thermodynamics, and according to first law of thermodynamics, it says that the heat energy is converted into work, and the device which convert heat energy into work, that device is known as heat engine. सो तो अपन ने पढ़े थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कि एक हीट को अपन वर्क में कन्वर्ट करते हैं, और जो डिवाइस हीट वर्क में कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को बोला जाता है हीट इंजन. पर अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे केल्विन प्लैंक ने जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट दिया, उसने ये बोला है कि हीट को पूरा का पूरा अपन वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. उसमें से कुछ हीट को अपने को क्या करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है, जो कि कोल्ड सिंक में रिजेक्ट होती है. तो इसी के बेसिस पे अपने को ये सब पता चला था कि कोई भी साइकिल या इंजन की इफ़िशियंसी 100% नहीं होती है. तो वो कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वही चीज़ अपने को बताता है कौन, कार्नोट साइकिल. तो वही चीज़ अपने को आज के लेक्चर में पढ़ना है. तो देखते हैं कार्नोट साइकिल क्या होता है. कार्नोट साइकिल इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल. ये कौन सी साइकिल है, आइडियल है, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ये अप्लीकेबल अपन ने लगाया है किसको, हीट इंजन को. तो कार्नोट साइकिल क्या है, एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल है. ये 1824 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था सादी कार्नोट, इन्होंने प्रपोज किया था, और उन्हीं के नाम पर इस साइकिल का नाम कार्नोट साइकिल पड़ा है. उसके बाद में इस साइकिल में टोटल 4 प्रोसेस होती है. जो पहली 2 प्रोसेस होती है या 2 प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे अपन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. अभी आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. इस वाले प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अभी ये अपन क्या होता है ये अपन सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे वाले हैं. पर अभी याद रखिए कि आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, जिस वाले चीज़ में, जिस वाले प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उस चीज़ को बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस. तो क्लियर है, इसमें 2 प्रोसेसेस होती है, कौन सी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, और 2 प्रोसेसेस होती है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. अभी एडियाबेटिक प्रोसेस बोले तो जिसमें हीट ट्रांसफर रेट कितना रहेगा, 0 रहेगा. जिस भी प्रोसेस में हीट ट्रांसफर रेट 0 रहेगा उस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कार्नोट साइकिल इज अ हाइपोथेटिकल साइकिल. हाइपोथेटिकल का मतलब ये इमेजिनरी है, और इट कैन नॉट बी अचीव्ड इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, और ये अपन प्रैक्टिकली इस वाले साइकिल को नहीं बना सकते. पर इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर अपने को कोई भी नया इंजन बनाना है तो उसकी इफ़िशियंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम उसकी इफ़िशियंसी कितनी हो सकती है, उसको कंपेयर करने के लिए, कोई भी नई इंजन को इफ़िशियंसी कंपेयर करने के लिए इस साइकिल को यूज़ किया जाता है. क्लियर है. तो कार्नोट साइकिल के कुछ अजम्पशंस है. अजम्पशंस इसलिए लिए जाते हैं ताकि अपन जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो अजम्पशंस लेने के कारण से क्या होते हैं, ईजी होते हैं. तो सबसे फर्स्ट अजम्पशन है कार्नोट साइकिल का, द पिस्टन मूविंग इन अ सिलेंडर डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्रिक्शन. जो भी सिलेंडर पिस्टन के अंदर में मूव करेगा, जो भी पिस्टन सिलेंडर के अंदर में मूव करेगा वो क्या रहेगा, अपना फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये कौन सी साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है, और रिवर्सिबल प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब उसमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा.
नेक्स्ट द साइकिल सिलेंडर हेड इज अरेंज इन सच अ वे दैट इट कैन बी परफेक्ट हीट कंडक्टर और इंसुलेटर। जो सिलेंडर का हेड रहेगा वो परफेक्टली क्या रहेगा, एक तो हीट कंडक्ट करेगा जब उसको हीट कंडक्ट करना है, और जब नहीं करना है तब वो काय का काम करेंगे, एज अ इंसुलेटर का। क्लियर है। उसके बाद में द वॉल्स ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन आर कंसिडर एज परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ हीट। मतलब जो सिलेंडर की दीवार है, वॉल है, और पिस्टन, वो परफेक्ट इंसुलेटर कंसिडर किया जाता है किसका, हीट का। नेक्स्ट हीट ट्रांसफर डज नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक। हीट ट्रांसफर होने के कारण से जो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता है। उसके बाद में जो कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन प्रोसेस होगा इस वाले साइकिल में, वो कौन सा रहेगा अपना, रिवर्सिबल। उसके बाद में वर्किंग मीडियम जो अपन यूज़ करेंगे वो एक परफेक्ट गैस होनी चाहिए और उसका कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। क्लियर है। तो देखते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट 1 से 2, इसमें जो दिख रहा है अपने को 1 से 2, ये जो प्रोसेस है ये कौन सा अपना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। कौन सा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। फिर उसके बाद में ये 2 से 3 जो प्रोसेस है ये है अपना रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस। उसके बाद में 3 से 4 जो है वो वाला प्रोसेस है अपना रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस। और लास्ट 4 से 1 जो है यह अपना रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस। तो ये चारों प्रोसेस अपन आगे में पीवी और टीएस डायग्राम में कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। तो कोई भी साइकिल को पीवी और टीएस डायग्राम में प्लॉट करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि अपन ने वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र में पढ़े थे कि जो वह पीवी डायग्राम होता है उसमें जो एरिया के अंडर का कर्व होता है वो बताता है अपने को कि वर्क ट्रांसफ़र कितना होगा, उस वाले सिस्टम से वर्क कितना प्रोड्यूस होगा, और जो टीएस डायग्राम है वो अपने को बताता है कि हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है। तो चलते अपन पीवी और टीएस डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर में, वाई डायरेक्शन में अपन ने लिया है प्रेशर जिसको पी से डिनोट किया है, एक्स डायरेक्शन में लिया गया है वॉल्यूम जिसको वी से डिनोट किया गया है। तो इस वाले इसको बोला जाता है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। सिमिलरली अपन ने और एक ग्राफ बनाए जिसमें वाई एक्सिस पे लिया गया है टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे लिया गया है क्या, एंट्रोपी, जिसको बोला जाता है टीएस डायग्राम। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस अपनी 1 से 2 कौन सी थी, आइस रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। कौन सी थी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। अभी एक्सपांशन प्रोसेस है मतलब क्या होगा, उस वाली चीज का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसमें दिख रहा है अपने को V1 से V2 तक के क्या हो रहा है, उस इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कौन सी प्रोसेस है अपनी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। आइसोथर्मल होने के कारण से इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा अपना, कांस्टेंट। तो जैसा आपने को यहाँ पे दिख रहा है टीएस डायग्राम में T1 से T2 अपना टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और एक्सपांशन होने के कारण से 1 से 2 क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट 2 से 3 कौन सी प्रोसेस थी अपनी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। ये फिर से एक्सपांशन प्रोसेस है। तो अपने को दिख रहा है 2 से 3 तक के क्या हो रहा है, 2 से 3 तक के क्या हो रहा है अपना, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये कौन सी प्रोसेस है अपनी, एडियाबेटिक एक्सपांशन है। एडियाबेटिक है मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट कितना रहेगा, 0 रहेगा। और एक्सपांशन है, पर इसमें देख रहे हैं अपन एक्सपांशन होने के कारण से क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, और जहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है। तो 2 से 3 अपना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रोसेस अपनी 3 से 4, 3 से 4 जो अपनी प्रोसेस है यह है अपनी कौन सी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस। कौन सी है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस। अभी कॉम्प्रेशन है मतलब क्या हो रहा है, उस वाले चीज का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो देख रहे हैं आप 3 से 4 जब जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। पर ये प्रोसेस कौन सी है अपने, आइसोथर्मल है, इसलिए 3 से 4 अपना जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो है अपनी वो है 4 से 1, कौन सी है अपनी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन है मतलब क्या है, फिर से वॉल्यूम कम होगा। तो दिख रहा है यहाँ पे 4 से 1 में अपना क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। इस वाले पॉइंट पे दिख रहा है अपने को 4 से 1 क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। और वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और एडियाबेटिक है इसलिए इस वाले कंडीशन में क्या होगा अपना, हीट ट्रांसफर रेट कितना रहेगा, जीरो। हीट ट्रांसफर रेट कितना रहेगा, जीरो रहेगा। और अभी प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ने के कारण से 4 से 1 में अपना टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। तो ये जो है अपने को पीवी डायग्राम क्या देगा, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, और टीएस डायग्राम क्या देगा अपने को कि सॉरी पीवी डायग्राम क्या देगा अपने को, कितना वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है, टीएस डायग्राम को क्या देगा, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है। तो ये प्रोसेस को अपन वन बाय वन देखते हैं डिटेल में। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस थी अपनी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो इसमें आप देख रहे हो एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है। तो पिस्टन अभी क्या होगा, 1 से 2 एक्सपांड होगा, मतलब 1 से 2 तक के क्या करेंगे वो, अपना 1 से 2 तक के मूव करेंगे। तो गैस क्या होंगी इस वाले टाइम पे, जब 1 से 2 होगा तो गैस क्या होंगी, एक्सपांड होंगी। एक्सपांड होने के कारण से इस वाले प्रोसेस में 1 से 2 में क्या होगा अपना, हीट एडिशन होगा। और वो हीट कहाँ से लिया जाएगा, अपने सोर्स से हीट एडिशन होगा। और आइसोथर्मल होने के कारण से इसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब T1 टू T2 इक्वल्स टू क्या रहेगा, कांस्टेंट, और जिसको अपन ने डिनोट किया है TH से। क्लियर है। तो अपना नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। 2 से 3 ये वाला प्रोसेस कौन सा अपना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो इसमें देख रहे हैं एडियाबेटिक है मतलब इसमें हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, जीरो होगा। हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए सिलेंडर के लिए इसमें से, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, पूरे सिलेंडर को इंसुलेशन लगा दिए। अभी एक्सपांशन होने वाला है, एक्सपांशन होने वाला है मतलब क्या होगा, ये 2 से 3 पॉइंट तक के अपना क्या होगा, अभी पिस्टन मूव करेगा। अभी 2 से 3 पॉइंट तक के पिस्टन मूव हो रहा है, हीट बाहर नहीं जा रही है। तो क्या होंगी, ये जो गैस है, ये गैस टू क्या करेंगे, ये पिस्टन को 2 से 3 मूव कर रही है, इस कारण से क्या होगा अपना, हीट प्रोड्यूस होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, हीट ट्रांसफर रेट क्या है, हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो गया अपना, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। उसके बाद में इंसुलेशन लगा दिया अपन ने सिलेंडर हेड के ऊपर में। उसके बाद में नेक्स्ट है टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है 2 से 3 तक के। अभी वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने के कारण से टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होगा। और गैस एक्सपांड होने के कारण से अपना क्या होगा, वर्क प्रोड्यूस होगा। एक्सपांड होने के कारण से अपना क्या होगा, वर्क प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट अपनी 3 से 4 प्रोसेस कौन सी थी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। अभी ये 3 से 4 जो प्रोसेस है ये कौन सी है अपनी, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो इसके लिए अभी अपने को आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है क्या, नहीं। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, इंसुलेशन जो अपन ने लगाए थे हेड के ऊपर में, पहले ये हेड के ऊपर में जो इंसुलेशन लगाए थे वो निकाल दिए। तो अभी ये किसके कांटेक्ट में आ गया, एनर्जी सिंक के कांटेक्ट में आ गया। अभी क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन होने वाला है, मतलब अपना ये जो पिस्टन है ये 3 से 4 के तरफ में मूव करेगा। और इस टाइम पे क्या होगा, ये हीट रिजेक्ट करेगी, गैस क्या करेंगी, हीट रिजेक्ट करेंगी, किसको, सिंक को। क्लियर है। अभी हीट रिजेक्ट करेगी गैस, किसको, सिंक को। तो इसमें देखो इंसुलेशन अपन ने रिमूव कर रहे हैं सिलेंडर हेड से। उसके बाद में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर अपना क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो T3 इक्वल्स टू T4 इक्वल्स टू TL। और उसके बाद में टोटल हीट इसमें से क्या होंगे, अपन रिजेक्ट कर रहे हैं, जिसको डिनोट कर रहे हैं अपन QR से, या फिर उसको बोल सकते हैं अपन QL। क्लियर है। प्रोसेस कौन सा अपना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है तो अपने को क्या करना है, अभी ये दिख ही रहा है 4 से 1 में क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है। मतलब कॉम्प्रेशन होगा मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर बढ़ेगा। तो इसमें अपने को एडियाबेटिक होने के कारण से अपन ने क्या कर दिया, फिर से इंसुलेशन लगा दिए हेड के ऊपर में। अभी पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव होगा, कॉम्प्रेस करना है तो 4 से 1 के तरफ मूव होगा। और 4 से 1 के तरफ मूव होगा तो वो क्या करेगा, गैस को कॉम्प्रेस करेगा। गैस को कॉम्प्रेस करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपना प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ता है तो अपना टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें वही लिखा है, हीट ट्रांसफर रेट अपना कितना हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद में टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया T4 से T1 तक के। उसके बाद में इंसुलेशन अपन ने फिर से लगा दिए, और गैस इज कॉम्प्रेस्ड। और अभी यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होने के कारण से क्या करेगा, ये वर्क प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, वर्क प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है सबको।
तो अगर अपने को इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन निकालना है तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट वर्क डन या फिर डिवाइडेड बाय हीट एडिशन। वर्क डन या फिर आप बोल सकते हो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो इनपुट अपन ने क्या दिए थे, हीट ऐड कर रहे थे, और आउटपुट वर्क डन कितना हुआ, क्यू ए माइनस क्यू रिजेक्टेड। अपने कितनी हीट उन्होंने सप्लाइड करे थे और अपन ने कितनी हीट रिजेक्ट की है, तो वो दोनों में से अपने को क्या मिलेगा, क्यू आर। अगर इसको मेरे को टेम्परेचर के इसमें लिखना है तो मैंने क्या लिख दिया, हाइयर टेम्परेचर टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई टी एच। और अगर इसको मैंने सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 1 माइनस टी एल डिवाइडेड बाई टी एच। क्लियर है। तो देखते हैं कार्नोट साइकिल का अपन ने क्या क्या पढ़े। सबसे पहले तो अपने को पता चला कि कार्नोट साइकिल हैज़ हाईएस्ट इफिशियंसी, हाईएस्ट 100% इफिशियंसी नहीं होती है। कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है, 100% नहीं होती है, पर क्या रहेंगी, सबसे हाईएस्ट रहेंगी। उसके बाद में इफिशियंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ये हरदम याद रखना कि इफिशियंसी क्या है अपनी, इंडिपेंडेंट है कैसे, वर्किंग फ्लूइड के। और इफिशियंसी क्या के ऊपर में डिपेंड करती है, अपनी हाइयर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, मतलब सोर्स के टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर में। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस कभी भी ज़्यादा है तो इफिशियंसी कितनी रहेंगी, हाइयर रहेंगी हरदम। जब भी सोर्स और सिंक के बीच में का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो अपनी इफिशियंसी कितनी रहेंगी, हाइयर रहेंगी। क्लियर है। तो थैंक यू। अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।